एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। ये जो एक सप्ताह है ये बहुत ही खलबली का सप्ताह था। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद अब कुल एक हफ्ता हुआ है, लेकिन इस एक हफ्ते में 3 मरतबा नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इसराइल के, उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। वो ये भूल गए कि अभी तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप प्राइम प्रेसिडेंट नहीं बने, बल्कि 2 महीने तक बाइडेन ही रहेंगे। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने तक जो है वो खुद नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन हर दूसरे दिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन कर देते हैं। तो ये जो उनकी चिंता है, इसके अनेक कारण हो, जिस पर कि हम अपने मानो प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब और श्री फिरोज मिठी बोरवाला साहब से बातचीत करेंगे। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है श्री फिरोज मिठी बोरवाला साहब से कि फिरोज भाई, इस संडे को ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी स्टाफ जो है वो तेहरान में आए, और मंडे के दिन ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रियाद गए। तो ये जो 2 डेवलपमेंट हुए हैं, हम इन पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल ये है कि ये सऊदी अरब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तेहरान आना, ये क्या संदेश है? जी, ये एक्चुअली 7 अक्टूबर के परिणाम है। 7 अक्टूबर को जो उठाव हुआ, और मतलब 6 अक्टूबर 2023 को तो लगभग ये मान्यता आ गई थी कि फिलिस्तीन का इशू अभी एक बहुत ही छोटा मोटा इशू है दुनिया में, तो उसको बहुत ही फ्रिंज इशू बना दिया है इसराइल और अमेरिका में। तो कोई चिंता वाला है नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड की बात चली थी, तो सऊदी भी साइन करने वाला है। रोज इस तरह के बयान इसराइल चाहते थे, मगर 7 अक्टूबर के उठाव ने दुनिया की पूरे परिस्थिति को बदल दिया। आज फिलिस्तीन केंद्रीय मुद्दा बन चुका है, और इसराइल और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने जो जेनोसाइड किया है फिलिस्तीन में, गाजा में, और खासकर के गाजा में और लेबनान में भी, उसके बाद कुछ तो हिला है अरब और मुस्लिम वर्ल्ड। और जो हो रहा है आज सऊदी और ईरान का डायलॉग, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत थी। इराक की थी, ओमान की थी, दूसरे भी अरब कंट्रीज की थी कि ये जो 2 बड़ी ताकतें हैं, ईरान और सऊदी, उनके बीच में डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि उनके बीच के दरारों के कारण जो इलाका है, वेस्ट एशिया का इलाका है, वो वीक पड़ता है, और आक्रमण इसराइल का बढ़ते जा रहा था। 6 अक्टूबर की तरह ही बढ़ते जा रहा था। तो वो जो एक कॉन्ट्रडिक्शन था, वो जो डिवीजन था, उसको भरने के लिए जो काम जनरल हुसैन कासिम सुलेमानी ने किया था, जिसके कारण उसकी शहादत हुई, ट्रंप ने उसको असैसिनेट किया था। क्योंकि कासिम सुलेमानी एक लेटर लेके जा रहे थे ईरानी सरकार की तरफ से सऊदी को, और तभी उनको असैसिनेट किया गया। मगर ईरान लगा रहा कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड की डिसयूनिटी है, वो साथ में लाना बहुत जरूरी है, तो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसराइल और अमेरिका का। और फाइनली 7 अक्टूबर के बाद जो जो नरसंहार जेनोसाइड हुआ है, उसमें लोगों के दिल बहुत बदले हैं। मतलब सऊदी की जनता, यूएई का मामला अलग ही है, मगर सऊदी में भी रूलिंग क्लास और जनता, और दोनों में वो मतलब एक फिलिस्तीन के लिए वो उनके दिलों में बातें आई। तो अभी जो डायलॉग हो रहा है, उनको समझ में बात आ रही है कि इसराइल कोई भी सीज फायर, कोई भी सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया की तरफ से 2002 में पीस प्लान था कि हम लोग मान्यता देने के लिए तैयार है, आप पैलेस्टाइन का दो टू स्टेट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, यूएन रेजोल्यूशन कर लो। मगर 2002 का सऊदी अरब प्लान, पूरा अरेबिक का प्लान में भी इसराइल नकार आया है। आज इसराइल ने अपने पार्लियामेंट में पास कर दिया कि कोई 2 राष्ट्र नहीं होगा। कतर ने भी हाथ ऊपर कर दिया है कि हमारे वहाँ जो गोवा में टॉक चलते थे कि सीज फायर, उसमें से कोई निकल नहीं रहा है, तो हमारे वहाँ कोई सीज फायर की टॉक की भी बातचीत नहीं होगी। तो अभी बेसिकली जब अमेरिका और इसराइल का रोल वैसा ही है, अभी बाइडेन जा रहा है, ट्रंप क्या करेगा उसको और बात करेंगे। तो पॉइंट के अभी ईरान और सऊदी बहुत करीब आ चुके हैं। मतलब मिलिट्री टॉक्स हो रहे हैं, उनके ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और खास करके जो
पूरी दुनिया को और खास करके अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को जो चिंता है पाकिस्तान को लेकर, उसको लेकर ईरान और सऊदी में बहुत बातचीत हो रही है। और जो मिलिट्री टॉक्स हो रहे हैं, ये तो और भी कमाल की बात है कि अगर ईरान से हमला होता है और कल की भी मीटिंग में जो रियाद में हुई है, तो पूरी जो सभी इस्लामिक कंट्रीज आए हैं और सऊदी की तरफ से भी बयान गया है कि ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए, ईरान की सॉवरेनिटी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये सऊदी की तरफ से ईरान के पक्ष में बयान आ रहे हैं, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो ये सात अक्टूबर के परिणाम है, बहुत सारे परिणाम है इनमें कि अमेरिका और इजराइल आइसोलेट हो रहे हैं और अरब और मुस्लिम वर्ल्ड एक हो रही है और पैलेस्टाइन एक दुनिया का केंद्रीय इशू जो था वापस वो बन चुका है। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। बट द कमिंग टुगेदर ऑफ इजराइल एंड सऊदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बहुत बड़े परिणाम ये पूरे होंगे जब जॉर्डन और यूएई और इजिप्ट के आज भी प्रॉब्लमेटिक रोल है, तुर्की वक्त प्रॉब्लमेटिक रोल है, उधर सऊदी और ईरान का साथ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैसे शिवाजी सरकार था, जी ईरान और सऊदी के बीच में जो रिलेशन है वो पिछले 45 ईयर से स्ट्रेन है। उससे पहले जी भी एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन यह है कि शाह फैसल के जमाने में वो लोग करीब आ गए और उसके बाद जब ईरान में रिवोल्यूशन आया तो उसके बाद से उनके रिलेशन स्ट्रेन हो गए और बीच में फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि उनके जो काउंसलर्स थे वो भी अपने अपने वापस चले गए और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी खत्म हो गए। अभी पिछले साल चाइना में एक मीटिंग हुई और उसके बाद उन लोगों ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए और उसको जो है वो 1-1.5 साल हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी तक ये लोग ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में एक जो है वो नेवल ड्रिल कर चुके हैं और अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ ईरान के वहां गए हुए हैं तेहरान में, तो उन्होंने भी ऑफर किया कि अब जो नेक्स्ट हम कॉमन वो करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो उसमें ईरान फिर से शामिल हो और फिर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करे और ये रेड सी में होने वाला है। तो ये जो अगर सऊदी अरब और ईरान इस तरह से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक दूसरे से करीब आ जाते हैं तो मिडिल ईस्ट पे उसका क्या परिणाम पड़ेगा, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पे, उसकी सुरक्षा पे उसका क्या परिणाम? बहुत वाजिब सवाल। और हम देख रहे हैं अगले पिछले कई सालों से जो है मिडिल ईस्ट की पॉलिसी जो है एक तरफा हो गई है, खास करके जब से आईएसआईएस का जो दौर रहा है और उसमें जो अमेरिकी फोर्सेस जिस तरह से का काम किए हैं, उसके बाद जो है जितने भी अरब मुल्क रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबसे अलग हो गए। अब हम जो है खास करके जिस तरह से इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला हुआ, जिसमें कि ऑफिशियली कहा जा रहा है कि 45,000 से 45,000 लोग मारे गए हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सारे अरब मुल्क जो हैं कहीं ना कहीं चौकन्ने हुए हैं कि ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो शायद उनके अपने जो है इंटरेस्ट पे नहीं है। और ये जो चीज है मैं समझता हूँ किसी भी अरब मुल्क के लिए एक चेतावनी सी है जो गाजा पट्टी में जिस तरह से हो रहा है और खास करके जो फिलिस्तीनियों का जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, उससे जो है पूरे अरब जो मुल्क हैं सारे में ही कहीं ना कहीं एक बहुत परेशानी है कि अगर ये इसी तरह से करते रहे और कहीं ये गाजा पट्टी में इस तरह से सक्सेसफुल हो गए फिलिस्तीनियों को हटाने में या मार के खत्म करने में, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में जब पहली बार जब ये गोरे लोग पहुंचे, यूरोप के लोग वहां पहुंचे, तो वहां जाके उन्होंने पहला काम यही किया कि जितने भी वहां के जो नेटिव जो मूल निवासी रहे हैं, जो इनहेबिटेंट्स रहे, इंडिजिनस पीपल रहे, उनको हर तरह से सिर्फ मिलिट्रीली ही नहीं उन्होंने जर्म वर्म से भी उनको खत्म किया। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एक डर जो है पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा जो है ये छा गया है। अभी तक जहां तक हमने देखा, चाहे इराक का युद्ध रहा हो, कुवैत का रहा हो, जिस तरह के उसमें भी रहे हों, अरब मुल्क कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रल रहे हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश भी ये की कि अमेरिका के साथ भी रहे। पर अब जिस तरह के हालात हो गए हैं और इजराइल खास करके जिस तरह से अमेरिका का फ्रंट के तौर पे काम कर रहा है, इससे जो है अलर्टनेस और अलार्म दोनों ही। तो
असल में एक बात जो ओआईसी की जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब ये सारी कंट्रीज जो यहाँ पे मौजूद है उनके बीच में ये कंसेंसस हो गया है कि हम जो है वो इसराइल की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन में उसको फ्रीज करा देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमको इस बात की उम्मीद है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जो इस मीटिंग में नहीं आई हैं वो भी हमसे एग्री करेंगी और हमको जो है वो इस पे सपोर्ट करेंगी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इसराइल की मेंबरशिप जो है वो फ्रीज हो जाती है, यानी उसको निकालने की बात नहीं हो रही है, खाली फ्रीज करने की बात हो रही है, तो उससे क्या फायदा होगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गजा के स्ट्रगल? बेसिकली इसराइल तो यूनाइटेड नेशंस के जो अलग अलग UNRWA जो है यूनाइटेड नेशंस का रिलीफ वाला जो पूरा इंस्टीट्यूशन है जो पैलेस्टीन को मदद करती है, जब उन्हीं को अटैक किया है, UNRWA कोई आतंकवादी बोल दिया है, ओके, तो क्या बचा है? जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ट्रूप थे लेबनीज बॉर्डर पे उनको भी उन्होंने हमला किया है। जो उनके एम्बेसडर यूनाइटेड यूएन को इजरायली एम्बेसडर वो तो बोलता है कि यूएन का कोई मतलब ही नहीं। तो जब ये अनलॉफुल है, यूनाइटेड नेशंस का एक रेजोल्यूशन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इलीगल अनलॉफुल किस्म का क्रिमिनल इसका बिहेवियर है। आईसीजे और आईसीसी में क्लियर कट हो गया कि नरसंहार उनकी तरफ से हो रहा है। अरेस्ट वारंट निकल ही जाता अगर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का प्रेशर नहीं होता। तो ये तो, और फ्रांसिस कैल्विनीज वो भी एक बहुत बड़ी मानव अधिकार की यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी, उसने तो बोला कि इनको हटा ही दो, यूनाइटेड नेशंस को इनको बर्खास्त करो। तो आई थिंक अगर ये वोट यूनाइटेड नेशन में जाता है कि इसराइल को हटाना चाहिए, तो मेजोरिटी के ओवरवेलमिंग मेजोरिटी हमारे साथ आएगी, क्योंकि रियलिटी है कि इसराइल आइसोलेट हो चुका है और इसराइल को उसकी कोई चिंता नहीं है। इसराइल को किसी का मान सम्मान नाता रिश्ता नहीं चाहिए, उनका है कि हमसे डरो, हम तो जो करना है करेंगे, हम फिलिस्तीन को ले लेंगे, ये पूरे इलाके को ले लेंगे, तबाह कर डालेंगे। आप हमसे डरो, हम यहूदी से डरो। Fear the Jew, that is the line. We don't want your respect, we don't want your love. Okay, that is the line they have. बट आई थिंक ये जो मूव है कि एक तरीके से सऊदी ने बोल दिया है कि ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए, ईरान की सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये सऊदी बोल रहा है। और जो ये रियाद से बात आई कि उनको फ्रीज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड इट मिरर्स द फैक्ट दैट इजराइल आज दुनिया में आइसोलेटेड है। यूरोप में भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और नॉर्वे देखो, स्पेन देखो, आयरलैंड देखो, बहुत सारे आयरलैंड ने तो बॉयकॉट का कॉल ही दे दिया है, सैंक्शंस की कॉल दे दी है। और ब्रिटेन और फ्रांस में भी पोजीशन बहुत नाजुक है एक्चुअली इसराइल के लिए। बड़े बड़े प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं सभी शहरों में यूरोप में। वो सरकारों पे कहीं ना कहीं वो प्रेशर जाता है और वो जा रहा है। तो द पॉइंट इज के ये जो रियाद की मीटिंग है, इट इज important for number of reasons. One is the unity of the Islamic and the Arab world for the cause of Palestine. उससे होगा कि और देशों को जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि हम ही यूनाइटेड नहीं थे तो और देशों को क्या जोड़ते। और अभी अरब और मुस्लिम ब्लॉक अभी यूनाइटेड हो रहा है पैलेस्टाइन के पक्ष में, और क्लियर कट लाइन लेकर, कोई आधी अधूरी लाइन लेकर नहीं। जो हमास की डिमांड है, जो हिजबुल्लाह की डिमांड है, और जो एक्चुअल रेजिस्टेंस की डिमांड है, उसी के साथ वो लोग करें। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इजराइल इज आइसोलेटेड। और अभी एक यूनाइटेड फ्रंट करके जब आप ट्रम्प से बात करोगे तो फिर उसके परिणाम आएंगे। और इस बार इलेक्शन के दौरान वो हुआ है कि एक बड़े मुस्लिम ग्रुप ने ट्रम्प से बात की है, उसके वोट भी ट्रांसफर हुए, मुस्लिम वोट है ऑल्सो गॉन टू ट्रम्प, कि भाई ये नरसंहार खत्म करो, वॉर खत्म करो और इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन आओ। तो ट्रम्प विल गेट अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द रशियन यूक्रेन वॉर, वो बंद हो जाएगी वॉर। और अभी ये देखना है कि और ये अगला हमारा चर्चा का विषय होना चाहिए कि ट्रम्प की सरकार अभी आगे क्या करने जा रही है, क्योंकि इसमें अलग अलग किस्म की चीजें दिख रही है, हमको वो समझना होगा। तो प्रोफेसर साहब, आपसे ये सवाल था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपना कैंपेन जो चलाया उसमें उसने कहा कि मैं वॉर बंद कर, बल्कि उन्होंने तो बड़ी बातें करने के कायल है, उन्होंने कहा मैं एक दिन में वॉर बंद कर दूंगा और मैं ये नहीं चाहता कि यूएस का जो रिसोर्सेस हैं वो वॉर पे खर्च हुए, बल्कि अमेरिका फर्स्ट के नारे से वो आए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिकल फायदे हैं वो अपने लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, और मैं नाटो में भी उनकी दिलचस्पी कम है।
तो एक तरफ एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जिसको कि नाटो में दिलचस्पी कम है और जो कि अपने पैसे जंग पे खर्च नहीं करना चाहता, जो बार बार जंग को खत्म करने की बात कर रहा है, वो उसके जो है वो पावर में आ जाने से यूएसए में ये जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है या यूक्रेन की सिचुएशन है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, में एक चीज हमें समझने की जरूरत है। अमेरिका की जो पॉलिसी है अभी जो है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बिडेन की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो पॉलिसीज डिक्लेयर की हैं, सडनली उसको वाइंड अप करना किसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कांग्रेस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। कई तरह के जो लॉबीज हैं वहां उसके दबाव में आके ही अमेरिकी सरकार काम करती है। मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पर उसके लिए भी कम से कम उनको 6 महीने का वक्त लगेगा सारी चीजों को अगर वो खत्म करना भी चाहते हैं। मैं 6 महीने बहुत जल्दी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वियतनाम के वॉर के सिचुएशन को देखें, उसको ये डिसीजन लेने के बाद भी, अमेरिका में सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी उसको वाइंड अप करने में साल से ज्यादा लग गए। तो इसलिए ये सोचना कि अमेरिका का जो एग्रेशन चल रहा है आपके रशिया के खिलाफ, यूक्रेन का और वॉर जो चल रहा है, और जो गाजा पट्टी में जो चीजें चल रही है, ये अमेरिका के जो खास करके आर्म्स लॉबी के जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है। अमेरिका की जो एक जूइश लॉबी है, जो थिंक टैंक की तरह काम करती है, वो आसानी से ये काम नहीं होने देगी, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जो है पूरा फलस्तीन का जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए और वो पूरा इजराइल में शामिल होना चाहिए। कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इससे मेल खाती है कि वो ये चाहते हैं कि इजराइल के जरिए जो है मिडिल ईस्ट में, देखिए लास्ट पोस्ट अगर बचा है सारे समाप्त होने के बाद, वो सिर्फ इजराइल का बचा है। अब उसको वो कैसे खत्म करेंगे या करना चाहेंगे, ये सारी चीजें जो है बहुत क्रिटिकल इश्यूज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमी जो है वो भी जूइश लॉबी जो है उसको कंट्रोल करती है। और इन सारी चीजों में मैं नहीं समझता हूँ कि इजराइल से अमेरिका जो है बहुत जल्दी दूरी बनाना चाहेगा, क्योंकि इजराइल, और जैसा कि पाकिस्तान पहले भी था और अभी भी बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा नहीं है, ये इनके रिमोट पोस्ट है। तो ये रिमोट पोस्ट को सारी चीजों के बावजूद, हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे करार होने के बावजूद, आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान से जो है ताल्लुकात वैसे बने हुए हैं। इसी तरह से जो है मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो सारी चीजें की कोशिश कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो दिल से ही कह रहे होंगे। वो तो इलेक्शन में जुमले चलते हैं, वो जुमले की तरह मैं देख रहा हूँ उसको, पर उसको अगर हकीकत में लाना है वो इतना आसान नहीं हो। तो ये चीजें समझ के ही हमें काम करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। दूसरी मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ कि जिस तरह से लड़ाई अभी चल रही है और ये अगर इसी तरह चलती रही, और अरब मुल्क जो है अब ये समझ में आ गया उनको कि अगर ईरान के साथ उनको खड़ा होना है, ये अगर होता है तो एक नया फिजा जब बनेगा तब हो सकता है कि ये जो लड़ाई खत्म होने की बात है तब वो कामयाब। पर अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीजें हो सकती है। दूसरे की एक चीज और इसमें हमें ख्याल रखने की जरूरत है कि सऊदी अरेबिया ने जो 1 साल पहले उन्होंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि इजराइल को ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, पर अभी तक उन्होंने किया नहीं है। और ये गाजा पट्टी के जो कुछ हुआ है उसके बाद उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। और कल जो वाईसी के और अरब लीग की जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि ये उस पर जो है पुनर्मंथन कर रहे हैं, इसको पूरा दोबारा जो रिव्यू कर रहे हैं सारी चीजों। इसलिए मैं समझता हूँ अगर ये अरब लीग इस तरह से खड़ा हो जाता है और उनको एक स्ट्रैटेजिक लीग की तरह खड़ा हो जाता है, तो वर्ल्ड के जो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है और खास करके अमेरिका के लिए मुश्किलात ज्यादा हो सकती। सब आपसे एक सवाल यह है कि यूएस के इलेक्शन में कई बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट एक पार्टी का, रिपब्लिकन का, तो कांग्रेस में जो है वो डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी, तो इसकी वजह से प्रेसिडेंट को अपने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करने में और बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करने में मुश्किल होती थी, इसलिए कि कांग्रेस जो है उसको पास नहीं करती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस में भी क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत लिया।
तो ये एक सिचुएशन है, और फिर उसका एक प्रॉमिस है वॉर बंद करने का, और उसकी एक लॉजिक है कि जो यूएस के रिसोर्सेस है उसको वेस्ट नहीं करने का। लेकिन इसके सामने जो दूसरी चीज जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्म्स लॉबी है, और उस आर्म्स लॉबी का इंटरेस्ट इससे है कि दुनिया में जो है वो वॉर चलता रहे, जंगें चलती रही और उसके हथियार बिकते रहे। तो एक तरफ जंग बंद करना उनकी अपनी जरूरत है, डोमेस्टिक जरूरत, दूसरी तरफ दुनिया भर में जंग करना उस लॉबी की जरूरत है जिससे कि लोन लेके, पैसे लेके, चंदा लेके वो पावर में आए हैं। इन दोनों को जो है वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप या कोई और प्रेसिडेंट बैलेंस करे? ट्रंप ने ये कभी नहीं कहा कि मैं सब जंगों को बंद करूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो रशिया यूक्रेन वाली जंग है मैं उसको बंद करूंगा, ठीक है। उन्होंने ये आके नहीं बोला कि मैं गाजा की वॉर को भी बंद करूंगा और लेबनान में जो हो रहा है उसको भी बंद करूंगा। तो एक तो वो बात है। एक तो आर्म्स लॉबी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो बात सही है आपकी। जूइश लॉबी है, मगर ट्रंप ये भी देख रहा है कि आज हमारा जो कर्जा है वो 35 to 40 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। साल का जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है 25% अभी हमारा जो कर्जा है उस पे हो जाएगा। 1 ट्रिलियन डॉलर्स का आपका आउटगोइंग हो जाएगा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में, जो आपका कर्जे का है मामला। जितना आपका डिफेंस बजट है 1 ट्रिलियन डॉलर्स का, इतना ही आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स हो जाएगा डिफेंस बजट का। तो ये अनसस्टेनेबल ये ट्रम्प समझता है। बाइडेन नहीं समझ रहा था, बाइडेन हाईली करप्ट था, ट्रम्प भी अपने जगह पे करप्ट है, मगर ट्रम्प शायद अमेरिका को बचाने के लिए बाइडेन से ज्यादा कुछ सोच रहा है। एक वो बात है। दूसरी जो बात है कि मेरा मानना है कि ट्रम्प 20 जनवरी तक का तो टाइम देख नहीं रहा है। ओके, रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करने के लिए अभी से वो काम कर रहा है। इसलिए उसने बोला था मेरे आते ही 24 घंटे में वॉर खत्म कर दूंगा। तो वी हैव टू सी के अगले 1.5 महीने में, 2 महीने में, उसके बाद टाइम है अभी नवंबर से 20 जनवरी तक का, जब उसका इनॉग्रेशन होगा। तो ये 2 महीने में ट्रम्प क्या क्या करता है यूक्रेन की वॉर को लेकर, क्योंकि उसने क्लियर कट बोला है कि जो गया क्राइमिया, डॉनबास, वो तो आपको कुछ मिलना नहीं। और रशिया भी सिर्फ उतने पे नहीं रुकेगा, रशिया नेटो को लेकर और भी बार्गेन करेगा कि जो रोमेनिया और दूसरे जो आस पड़ोस के देशों में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको भी हटाने की बात करेगा। तो ये निगोशिएशन तो पुतिन भी स्ट्रांगली करेगा, मगर पुतिन एंड ट्रम्प मतलब ट्रम्प समझ गया है कि ये वॉर में अभी इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये वॉर हार चुके हैं, पूरा नेटो हार चुका है रशिया के सामने। जो टारगेट था कि रशिया टूटेगा, पुतिन को रेजिम चेंज होगी, इकोनॉमी वीक हो जाएगी सैंक्शन से, मुद्दा पूरा उल्टा हुआ है, पूरा का पूरा उल्टा हुआ है। ओके, तो उस पे तो आई थिंक इट इज एन इजी वॉर फॉर ट्रम्प टू स्टॉप, एंड ही विल डू दैट क्वाइट फास्ट। जेलेंस्की की भी औकात नहीं रही, और यूरोप और नेटो अपने आप ये जंग नहीं चला पाएगा जितना भी वो बोले। दैट्स वन पार्ट। तो वो जंग का काफी जल्दी रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से आएगा। जहां तक ये वाली जंग है, ये जंग नहीं है, इट इज अ वन साइडेड वॉर ऑन पैलेस्टाइन। वो और कॉम्प्लेक्स रोल है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद जो असली जीत हुई है वो एपैक लॉबी की हुई है, जो जूइश लॉबी है, जिन्होंने डेमोक्रेट्स को भी फंडिंग की है, रिपब्लिकन फंडिंग की है, पर्सनल फंडिंग मेरी मेडल्सन ने ट्रम्प की $100 बिलियन की है। वहाँ कमला हैरिस को भी भरपूर जूइश फंडिंग मिला है। एक एक कैंडिडेट का पोस्टर अभी निकल चुका है कि कितने कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को कितना जूइश लॉबी का पैसा मिला है। तो 318 कैंडिडेट तो एपैक बोल रही कि हमारे, वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, मगर वो हमारे, ठीक है। सो दैट्स वन पार्ट। दूसरा है कि ये बात सही भी है कि ट्रम्प से मिक्स मैसेजेस आए हैं। जो उसकी अरब और मुस्लिम के साथ वो डियर में मीटिंग हुई, तो वो तो उससे क्लियर कहा था मैं वॉर बंद करवा दूंगा। मैंने एक दूसरा वीडियो देखा है कि ट्रम्प बोलता है मैं तीसरे विश्व युद्ध को तो नहीं होने दूंगा। तीसरी जगह पे बोलता है कि इजराइल बहुत छोटा देश है, उसको और एक्सपेंड करने का मौका मिलना चाहिए। यही ट्रम्प था जिसने ईस्ट जेरूसलम को दे दिया इजराइल को। यही ट्रम्प था जिसने गोलान हाइट्स का सीरिया का जो इलाका है वो उन्होंने दे दिया इजराइल को। ये वही ट्रम्प है जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स लॉन्च किए थे, जिसको बाइडेन ने कैरी ऑन किया। यही ट्रम्प है जिसने जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के टाइम पे, उसे वो कैंसिल कर दिया, और बाद में बाइडेन ने वही कंटिन्यू किया। ओके, तो नाउ वी हैव टू सी, क्योंकि अभी जो प्रतिरोध खड़ा हुआ है और जो दुनिया में इजराइल आइसोलेट हुआ है, और जो आज अमेरिका के अंदर एक एंटी इजराइल लॉबी खड़ी हो चुकी है, खुलकर बातें हो रही है
कि इजराइल हमारे देश को कंट्रोल करता है। ये खुलकर बात हो रही है। मतलब आप सेलिब्रिटीज को देखिए जिन्होंने कमला हैरिस के साथ खड़े हो गए थे, पूरा हॉलीवुड मीडिया पूरा का पूरा लग गया था, जो जूइश कंट्रोल मीडिया ही है ट्रम्प को हराने में, क्योंकि ये दोनों जगह वो लोग खेल खेल रहे थे कि कमला हैरिस और बाइडेन की दूसरी भी वॉर चल रही थी। और अभी ट्रम्प का जो नेतन्याहू का टारगेट है कि जो जन आधार नेतन्याहू जो ट्रम्प को मिला है, क्या उसके माध्यम से ईरान पे जंग करवाएंगे, ये बहुत बड़ा भी चर्चा हो रही है इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि कमला हैरिस की वो ताकत नहीं थी कि वो कोई इतनी बड़ी जंग करवाए, वो नरसंहार चलता रहता। दूसरा जो हमको देखना है कि ट्रम्प की अपॉइंटमेंट्स क्या क्या होंगे। उसका जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ चीफ ऑफ स्टाफ का, वो पहली बार एक औरत चीफ ऑफ स्टाफ की बनी है, 65 साल की औरत है, एक कूल प्लेयर है, बैकरूम प्लेयर है, बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडी है वो। मगर दूसरी जो उसने अपॉइंटमेंट की है इसकी यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर, वो जूइश लॉबी की है वो। ओके, तो वो तो वही लाइन चलने वाली है यूनाइटेड नेशन में इसराइल को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ही वैसा हुआ है। उसकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के जगह कौन आएगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन आएगा, FBI, होमलैंड सेक्रेटरी और CIA, ये जो मेजर पोस्टिंग्स है नेशनल सिक्योरिटी वाले, वहां कौन आएंगे, क्योंकि बाइडेन के टाइम पे ये पूरे जूइश लॉबी के लोग। ओके, नाउ यू हैव टू सी कि ट्रम्प वो कुछ दिशा बदल सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी जो लोग रनिंग में है फॉर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो तो दोनों हार्डकोर इजरायली सपोर्टर्स है। ओके, तो अभी तो जो नाम उछाले जा रहे मीडिया में, अभी तो पता नहीं है कि ट्रम्प किसको कहाँ अपॉइंट करेगा। एक पॉजिटिव अपॉइंटमेंट हुई है और एक ट्रम्प रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की, जहाँ हेल्थ के इशू पे कि भाई गो वाइल्ड ऑन हेल्थ, और रॉबर्ट एफ कैनेडी की पूरी एंटी वैक्सीन लाइन है, वो हेल्थ पूरी फार्मा इंडस्ट्री को चैलेंज करेगा। वो बहुत पॉजिटिव किस्म का एक डेवलपमेंट है। इलॉन मस्क को वो क्या देगा, मगर आई थिंक बी मोर बिजनेस रिलेटेड। बट जो नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स है, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, CIA, होमलैंड सिक्योरिटी, FBI, वो किसके हाथ में जाएगा वो देखना है। और जो फेडरल रिजर्व को जो देखेंगे, अभी तक भी वो ज्यादा करके जूइश लॉबी के अपॉइंटीज रहे, क्योंकि वो फेडरल रिजर्व ही एक जूइश बैंकर्स का है, वो अमेरिकी सरकार का है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स अभी देखना पड़ेगा कि ट्रम्प किन किन को अपॉइंट करता है, जिसके ऊपर निर्भर होगी कि उनकी पॉलिसी क्या होगी। ओके, ऐसे लास्ट टाइम से जॉन बोल्टन को भी लाया था, जो हार्डकोर प्रो इजराइल था, ईरान को पे बॉम्ब डालो, उसने जॉन बोल्टन को हटा भी दिया। तो ट्रम्प किस दिशा में जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मगर मेरे लिए और एक फैक्टर जो अभी दिख रहा है कि अमेरिका के अंदर एक एंटी जूइश लॉबी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांगली उभर कर आई है। खुलकर चर्चा हो रही है कि ये हमारे देश को चलाते हैं, अमेरिका को मरवाते हैं, ईसाई सोल्जर, गोरे व्हाइट सोल्जर्स आर डाइंग फॉर द कॉज ऑफ इजराइल। अभी ये नहीं होना चाहिए। तो ट्रम्प के इर्द गिर्द सिर्फ जूइश लॉबी के लोग नहीं है, वहां के एंटी इजराइल लॉबी के भी लोग। इनफैक्ट जनरल डगलस मैकग्रेगर तो कमाल के आदमी, अगर डिफेंस सेक्रेटरी बना तो उसको बना लेते तो अमेरिका बच भी जाता। तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट पीपल विद इन द सिस्टम जो ट्रम्प तक पहुंच चुके हैं। वो देखना है कि इजरायली लॉबी हावी होगी कि प्रो अमेरिकन लॉबी हावी होगी, क्योंकि अमेरिका का तो नुकसान ही है, इसराइल का जो वो काम करती जा रही है, ये इसराइल को अमेरिका का तो नुकसान ही है। तो अभी ये बहुत बड़ा संघर्ष चलेगा। बाइडेन के टाइम पे बहुत आसान था, क्योंकि बाइडेन तो सेल्फ डिक्लेयर जायनिस्ट था, ट्रम्प वो नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स अबाउट ट्रम्प, वी नीड टू सी कि और एक खतरा है। हमारी दोस्त है जैक्सन हिंकल, बहुत मशहूर सोशल मीडिया फिगर है वो। उन्होंने तो लिखा ही है कि अगर ट्रम्प ने ईरान पे वॉर नहीं किया तो ये लोग उसकी हत्या करवा देंगे। तो सर, मैं आपसे एक इकोनॉमिक इशू को समझना चाहता हूँ। इस एक साल का भी अगर हम एग्जाम्पल लें, तो इसराइल को अमेरिका से $22.7 बिलियन मदद लेनी पड़ी अपनी इस वॉर को सस्टेन करने के लिए। और ये मदद अगर नहीं आती तो यानी ये यूएस के खजाने से, तो इसराइल ना तो सरवाइव कर सकता था ना जंग कर सकता था। तो एक तरफ तो इसराइल की ये सिचुएशन है, और फिर ये कहा जाता है कि भाई इसराइल जो है वो या जूस लॉबी जो है वो पूरे यूएस की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। तो यूएस की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले जो है वो इसराइल को क्यों मजबूर करते हैं कि वो जाके यूएस के सामने हाथ फैलाए।
वो खुद उसकी मदद क्यों नहीं करते कि ये लो अपना मुल्क चलाओ और जंग करो। तो ये फर्क नहीं समझ में नहीं आता है कि यूएस की जो लॉबी है वो यूएस गवर्नमेंट को पैसे देती है, कैंडिडेट को पैसे देती है, और इसराइल जाकर के यूएस गवर्नमेंट से जो है वो अपनी मदद मांगता है और उससे लेके अपना काम चलाता है। ये क्या चक्कर? एक करने की जरूरत है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह की लॉबीज हैं जो इस तरह से काम करते हैं, जो पार्टियों को पैसे देते हैं, पर जिनको जाके पैसे देना चाहिए उनको सीधे नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो मजबूरी ये होती है कि सरकार के पास जो है, किसी भी सरकार के पास हर वक्त ज्यादा पैसा होता है, इंडिविजुअल ग्रुप हो या इंडिविजुअल कम्युनिटीज हो, कॉर्पोरेट हो, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सीधे जाके दूसरे को दे सकें। दूसरी चीज एक और है, किसी सरकार के जरिए या किसी मीडिएटर के जरिए भी पैसे देने पर जो है, जिसको आप पैसे देते हैं उस पर दबाव बना रहता है, क्योंकि आपको पैसे आप इसलिए नहीं दे रहे कि कोई खैरात कर रहे हैं, पैसे आप इसलिए दे रहे हैं कि जो आप पैसे दे रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है, उसके एवज में आपको क्या मिलेगा। तो ये जो आप कहते हैं क्विड प्रो को है, उसको करने के लिए तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा तंत्र है, जो ये वर्ल्ड बैंक के जरिए भी काम करता है, आईएमएफ के जरिए भी काम करता है, उसके अलावा बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है उसके जरिए भी काम करता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि कोई कैसे पैसे सीधे नहीं देता, ये नहीं दे सकता। और तीसरी चीज जो है, अमेरिका के पास जो है विश्व का जो पैसे का खजाना है, चाहे उधार लेके हो चाहे जैसे भी हो, सबसे ज्यादा है। इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो है अमेरिका का जो वर्ल्ड अफेयर्स है उस पर इन्फ्लुएंस है। इन सारी चीजों की वजह से जो है अमेरिका सरकार जो है कई तरह के दबाव में रहती है। अगर एंटी चाइना अमेरिका हुई है वो भी किसी न किसी दबाव से हुई। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आप समझते हैं कि अमेरिका जो है अपने आप में कोई डिसीजन ले सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाटो से आपके ट्रंप अपने रिश्ते रखे न रखे, ये यूरोपियन मुल्क है, उनका असर जो है अमेरिका को पैसे लाने में बहुत मदद करती है। इसलिए अगर अमेरिका चाहे भी तो नाटो को खत्म नहीं कर सकती। नाटो में उनका इन्वेस्टमेंट है और नाटो के जरिए उनके पास इन्वेस्टमेंट आता भी है। तो ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा गोरख धंधा है। और सबसे बड़ी चीज आप ये समझ लीजिए, इजराइल की जरूरत अमेरिका को है, इजराइल को ही अमेरिका की जरूरत नहीं। इजराइल और यूके ने मिलके इजराइल को बनाया, यूएस और इजराइल यूके ने मिलके 1918 के जो वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद उसको कंसोलिडेट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो सारी जो चीजें हैं, इजराइल की जो कुछ भी चीजें हैं वो आर्टिफिशियल है और अमेरिका के सपोर्ट के बिना वो नहीं चल सकती। तो ये जो पूरी अमेरिका की जो नेवी है वो यूरोप को लगातार कवर दे रही है, और ईरान पे जो अटैक हुए हैं ये इजराइल के अटैक नहीं है, ये अमेरिकन अटैक है, जिसको बाद में बिडेन बार बार कहते हैं कि इजराइल को जो है उस तरह से जो है रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। तो ये जो सॉफ्ट बातें की जाती है, आप उसको अगर एनालाइज करें तो ईरान के खिलाफ की बातें कर रहे हैं कि इजराइल जो अटैक करे वो ना करे, और अगर ईरान ने कुछ किया भी है तो उसको अब रोक दे। तो ये देखिए, इजराइल, मैंने आपसे पहले भी कहा, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा पोस्ट भी है और सबसे लास्ट पोस्ट है मिडिल ईस्ट। अरब मुल्क जब जिस तरह से यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे अभी हम नहीं कह सकते, पर सऊदी अरेबिया ने जो है अभी जहां तक है उन्होंने ये तो मान लिया है कि डॉलर से जो उनके रिलेशन है रियाद का वो नहीं रखेंगे। तो ये दो जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं अरब मुल्कों में पहले जैसी जो प्यार अमेरिका के लिए था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और अगर ईरान के साथ और हूदी के साथ और जिस तरह से रेड सी में वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर लेते हैं, तो जरूर ऐसा होगा कि ये जो एक पूरा पावर शिफ्ट का जो प्रोसेस है वहां शुरू होगा। तो अमेरिका आसानी से ये पावर शिफ्ट होने देगा नहीं।
यूक्रेन में भले ये लोग लड़ाई रोके, पर इसराइल की लड़ाई ट्रंप भी रोकने की बात अभी नहीं कर रहे। उनको मालूम है कि इसको रोकने की बात करेंगे तो वो अपने मित्रों को नाराज करेंगे। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, अगर अरब मुल्क वाकई मिल जाते हैं और ईरान को साथ लेकर चलते हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक, आप कह सकते हैं, धीरे धीरे भूचाल आ सकता। तो दोस्तों, देखा कि अभी ट्रंप को आए हुए एक हफ्ता हुआ है और मैं आइए कुछ चीजों को करेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डायलॉग था, डिबेट था जेम्स पेट्रास और नॉर्म चॉम्स्की के बीच में। ये 20 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, 2004 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्म चॉम्स्की का बोलना था कि इजरायली लॉबी इज लाइक एनी अदर लॉबी, गन लॉबी है, ओल्ड पीपल लॉबी है, पेंशन लॉबी है, कॉर्पोरेट लॉबी है, वही ऑपरेट करते हैं। तो जेम्स पेट्रास बोले ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात बोल रहे हो, ये जूइश लॉबी एक लॉबी नहीं है, दे आर ए पावर स्ट्रक्चर। इसको जेम्स पेट्रास ने डिफाइन किया है एज दी ज़ायनिस्ट पावर कॉन्फ़िगरेशन। ये देश चलाते हैं, ये व्हाइट हाउस चलाते हैं, ये पेंटागन चलाते हैं, ये सीआईए चलाते हैं, ये कोई लॉबी नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ज़ायनिस्ट पावर कॉन्फ़िगरेशन, एक पावर है जो अमेरिका को चलाती है, अगेंस्ट ए मियर लॉबी, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये दूसरी गलतफहमी है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जरूरत थी इजराइल को वहां बनाना। अरे आपको तेल चाहिए था तो वेनेजुएला में बना लेते, अर्जेंटीना में बना लेते, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में। आपको अगर बनाना ही था रिसोर्स रिच इलाके में तो उसको अफ्रीका में बिठा देते, मगर आपने ऐसी जगह पे बिठा दिया कि आज पूरा का पूरा इलाका एंटी अमेरिका हो चुका है। फिलिप जेराल्डी का बोलना था कि हमारे शत्रुओं के खिलाफ इजराइल हमको प्रोटेक्ट करता है। तो फिलिप जेराल्डी ये खड़ा करता है कि इजराइल के पहले हमारे इस इलाके में शत्रु कौन थे? हमारे साथ जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, की जितने कंट्रीज है अमेरिका के साथ। आज अमेरिका का जो आइसोलेशन हुआ है ये पूरे मिडिल ईस्ट रीजन, मुस्लिम वर्ल्ड, नॉर्थ अफ्रीका, पूरे दुनिया में, वो इजराइल के कारण हुआ है। तो इजराइल को इनकी जरूरत नहीं थी ना। फिलिस्तीन बसाया गया था कोई होलोकॉस्ट के लिए, ये 1880s में तय हो चुका कि फिलिस्तीन के बाद जूइश होमलैंड बनानी है। होलोकॉस्ट तो 1940s 1930s 40s में हुआ था। ओके, तो द पॉइंट इज के आज इजराइल उनके लिए एक एल्बेट्रॉस बन चुका है, उनके गर्दन पे एक बोझा बन चुका है। इसको कैसे हटाए उनको पता नहीं चल रहा है। मगर 7 अक्टूबर की क्रांति ने और ये पूरे जो रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध ये जो इलाके में खड़ा हुआ है, वो ही इस इलाके को आजाद करेगा, वही अमेरिका को आजाद करेगा। ओके, दूसरी जो बात है कि इजराइल कोई अमेरिका को पैसा नहीं देता, सलीम भाई, कि अमेरिकन इजराइल लॉबी अमेरिका को पैसा देती है, ऐसा कुछ नहीं। इजरायली लॉबी अमेरिका से पैसा निकालती है थ्रू डिफरेंट वेज, और वही पैसा से वो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को खरीदते हैं। ये जितने बिलियनर्स है, आधे बिलियनर्स, 2% पॉपुलेशन ऑफ इजराइल अमेरिका इज जूइश, और आधे बिलियनर्स जूइश। तो वो जो पैसा वो लोग लॉबीज में लगाते हैं। दूसरा आप देखें कि साल का मिनिमम डायरेक्ट इनडायरेक्ट $10 बिलियन जाता है इजराइल फ्रॉम अमेरिका, अलग अलग तरीके से। वो ही पैसा, उसमें से एक बड़ा सेक्शन पैसा वापस ट्रांसफर होता है अमेरिका के अंदर टू फंड वेरियस कैंडिडेट्स, टू डिफीट वेरियस कैंडिडेट्स। रशीदा तलेब, इलान ओमान को भी हराने की कोशिश की, बहुत सारे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को हराने की कोशिश, कुछ जीते कुछ हारे, ठीक है। मगर एक एक को चुनकर वो लोग टारगेट करते हैं, मैसिव $1 बिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $100 of billions की फंडिंग। तो दिस इज हाउ दैट सिस्टम ऑपरेटिंग। आई थिंक जो फर्क पड़ा है, जो प्रतिरोध जो गाजा से लेकर लेबनान से लेकर हुआ है, कि इजराइल की औकात नहीं है इनको हराने की। ये अभी बैड इन्वेस्टमेंट है। जैसे यूक्रेन बैड इन्वेस्टमेंट निकला कि उनको लगा था कि यूक्रेन के अटैक से रशिया टूटेगा, रेजिम चेंज होगा, पुतिन को हटाया जाएगा, मैसिव इन्फ्लेशन होगा, रूबल डूब जाएगा, पूरा उल्टा हुआ है। तो अभी इजराइल का जो इन्वेस्टमेंट था कि इजराइल में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करे, हथियार दिए, पैसे दिए, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, 40 दिन के जंग के बाद लेबनान का एक गाँव वो लोग नहीं ले पाए, ये इजराइल की औकात है। आपने आज तक पूरा गाजा में हमास को नहीं हरा पाई। आज भी हमास बोल रहा है कि सीज फायर होगा तो हमारे टर्म्स पे होगा और फेयर टर्म्स पे होगा। इमीडिएट सीज फायर, एंड ऑफ द वॉर, प्रिजनर एक्सचेंज, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, एंड द सीज ऑफ गाजा, ये सब दोनों साइड बोल रहे हैं। हिजबुल्लाह बोला कि लेबनान के साथ अलग सीज फायर नहीं होगा, दोनों के साथ पूरा सीज फायर होगा। ओके, तो द पॉइंट इज कि जैसे जैसे ही होगा कि इजराइल इज ए बैड इन्वेस्टमेंट, फिर वो हाथ पीछे लगेंगे
और आज अमेरिका अंदर बहुत गुस्सा है इजराइल लॉबी के खिलाफ। अब एम्स्टर्डम में जो घटना हुई, अब देखो यूरोप में क्या चर्चा चल रही है। इजरायली जो लफंगे हैं जो सड़कों पे आकर अरबों को गाली दे रहे हैं, बलात्कार की बात करें, बच्चों को मारने की बात करें, ये उनका कल्चर है। तो द पॉइंट इज कि जैसे जैसे बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा और इसराइल एज अ बैड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये हाथ खींचना शुरू करेंगे। हाथ खींचना शुरू कुछ हद तक शुरू भी हो गया है, और उसके साथ अरब और मुस्लिम वर्ल्ड, ओआईसी, अरब लीग, सब एक साथ आ चुके हैं, और मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज यूनाइटिंग विद पैलेस्टाइन। ये पूरा बैलेंस ऑफ पावर रशिया का जीता, और यहाँ इसराइल को एक जगह पे ठिकाने पे रखना, ये सब है वेस्टर्न वर्ल्ड की हार। दैट इज वेयर एंड अमेरिका एज अ फाइनेंशियल पावर इज ऑल्सो क्रम्बलिंग। $35 ट्रिलियन का उन पे कर्जा है, हर साल $1 ट्रिलियन का तो इंटरेस्ट पेमेंट उनका कर्जे के। तो बहुत सारी जगह से ना मिलिट्री पावर वो बचने वाले हैं, ना फाइनेंशियल पावर बचने वाले हैं। इन्होंने सही कहा कि अभी पेट्रो डॉलर भी नहीं रहा, अभी पेट्रो युआन और दूसरी करेंसी में भी सब होने वाला है। तो इसराइल कारण है अमेरिका का डूबने का, ये समझ रहे अमेरिका से। प्रोफेसर, मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये बात कही जाती है कि यूएस का मीडिया जो है वो इसराइली लॉबी उसको कंट्रोल करती है, और ये बात भी अलग अलग सर्वे में सामने आई कि 70 to 80% यूज ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया। और मैं एक डेटा देख रहा था, उसमें ये आया कि जो वायलेंस हो रहा है, जो रजिस्टर होता है, वो भी जो है मुसलमानों से ज्यादा जूस के खिलाफ है, जबकि उनकी आबादी थोड़ी सी मुसलमानों से कम है। तो सवाल ये है कि अगर ये इतने पावरफुल हैं, तो फिर ये क्यों नहीं होता कि ये जो है वो मीडिया के जरिए से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो प्रेसिडेंट बना दें और अपने खिलाफ होने वाले सारे वायलेंस को जो है वो खत्म कर दें। तो एक तरफ तो ये बात होती है कि भाई सारी दुनिया, सारा यूएस और सारी सुपर पावर इनकी उंगलियों पे है, और दूसरी तरफ जो फैक्ट सामने आती है वो इसके रिवर्स होती है। तो ये जो इसका फर्क है, इसका दो चीजें हैं इसमें। देखिए, एक जो लॉबीज होते हैं वो पावर सेंटर के आसपास घूमते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उन पर उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनके जरिए पॉलिसीज बदलवाते हैं, नए बनवाते हैं, और पॉलिसीज में जो भी कराना हो कराते हैं। फंडिंग जो है वो लॉबिंग के जरिए ही होता है, और ये काम यूज जो है आज से नहीं कर रहे हैं। ये काम यूज जो है कम से कम पिछले 1500 साल से तो पूरा यूरोप में करते ही रहे हैं, उससे पहले का मुझे नहीं मालूम, पर 1500 साल से यूरोप में जो ज्यूज का जो पूरा जो मर्चेंट बैंकिंग रहा है वो ज्यूज का रहा। और ज्यूज का मर्चेंट बैंकिंग जो है, जो शेक्सपियर ने जो डिस्क्राइब किया था ना, वैसा ही है, वो पाउंड ऑफ फ्लेश पूरा लेके रहे। तो ज्यूज जो है यूरोप में कभी भी पॉपुलर नहीं रहे। ठीक है कि कई जगह कई लोग इंडिविजुअल्स को छोड़ दीजिए, तो ज्यू एज ए कम्युनिटी जो है कभी भी किसी भी यूरोपीय आदमी को पसंद नहीं रहा। अमेरिका में जो है वही यूरोप के लोग जो है जाकर बसे, फिर वहीं से ज्यूइश लोग भी आकर वहां आए। तो ज्यूइश लोगों के अंदर उनके खिलाफ जो कल्चरल जो भावना है, इमोशनल जो डिस्कनेक्ट है, वो आज भी उसी तरह से है जैसे पहले था। क्योंकि चाहे किसी फाउंडेशन का नाम ले लीजिए अमेरिका का, आप पाएंगे सारे ज्यूइश फाउंडेशन, और वो ज्यूइश फाउंडेशन सामने किस तरह काम करते हैं, पीछे किसी और तरह से काम। और ये अमेरिकी जो है आम आदमी जो है उसको पता है। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि एंटी ज्यूइश, वहां पर एक जो मूवमेंट कह सकते हैं या एक जो फिजा वहां देखने को मिल रहा है, उसकी वजह ये है जो ज्यूइश जो भी लॉबी है वो जानते हैं कि ज्यूइश लॉबी जो है अमेरिकन के पैसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करती है, टैक्सेस बढ़ा के पैसे निकालते हैं, कई तरह से वो निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। ये चीजें अमेरिका के जो आम लोग हैं और उनमें से जो थोड़े आप कह सकते मिलिटेंट है उनको नहीं पसंद है। और उसका भी एक्सप्रेशन आपने जो कहा है कि
मुस्लिम से ज्यादा ज्यूइश पे अटैक होता है, वो इस वजह ये है। तो ये फेनोमेनन जो है, देखिए पॉपुलर सेंटिमेंट है, लॉबी का वर्क है, तो लॉबी में तो वो कामयाब है, बट सोशल लेवल पर उनकी एक्सेप्टेंस जो है उस तरह की नहीं। ये वजह है जो है हमें इस तरह की चीज देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि अभी जो आपने बार बार एक चीज कही कि ट्रम्प जो है वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो वो जो एंटी जूइश लॉबी जो है, जो कई बार वायलेंट होकर उनके साथ पेश आ रहा है, उनका एक प्रेशर, और अमेरिका के सोल्जर्स जो है अब जो आगे फ्रंट में जाकर जो लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो अमेरिकन सिटीजन्स के प्रेशर पे। उनका कहना है कि हमें बॉडी बैग वापस नहीं चाहिए। तो ये कई चीजें इस तरह से मिलके जो होती हैं कि ये जूइश लॉबी इसको पसंद नहीं करती है। देखो जूइश लॉबी खुद कभी लड़ने नहीं जाती। आज भी इजराइल में अगर लड़ाई हो रही है हमास के खिलाफ, तो इजराइल के लोग नहीं लड़ रहे हैं, उसमें जो है हिंदुस्तान के जो मर्सनरीज है वो लड़ रहे हैं। रशिया में हिंदुस्तान के मर्सनरीज लड़ रहे हैं। आज पहले पाकिस्तान के जो मिलिट्री थी वो ऑफिशियली अपने को मर्सनरी बनने के लिए ऑफर करती थी। तो ये इस तरह की अगर चीजें आप देखें, जो लड़ाई जो हो रही है, आम आदमी कभी नहीं चाहता है लड़ाई, और इसलिए जो है आम आदमी के लेवल पर जो है अमेरिका की पॉलिसी अलग होती है, और जब इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं तो पॉलिसी बदल जाती है। तो ये जो डिस्कनेक्ट है अमेरिकन पॉलिसीज में, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के हर मुल्क के पॉलिसीज में वो दिखता है। तो ये चीजें जो है हमें डिस्कस करना आसान है, पर इसको सुलझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है लक्ष्य हैं, और उस लक्ष्यों को निकालना, गुच्छों को निकालना जो है, मैं समझता हूँ वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वर्ल्ड के जो दूसरे मुल्क हैं वाकई उस तरह से ताकतवर नहीं हो जाए। ब्रिक्स की बात बार बार हो रही है, पर ब्रिक्स जो है सिर्फ इकोनॉमिक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस चाहिए। वो कैसे होगा अभी वर्ल्ड को में वो दिख। डॉक्टर साहब, आपने ब्रिक्स का जिक्र किया, थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, हमारा समय खत्म हो गया है, कि अगर ब्रिक्स की जो है वो इकोनॉमी करेंसी आ जाती है, तो वो उसका डॉलर की जो सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया के मार्केट पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़े? देखो मालूम है कि ब्रिक्स का जो फैलाव है, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, हिंदुस्तान में, रशिया, चाइना, ये बहुत ज्योग्राफिकली डिसजॉइंटेड एरिया, उसमें के स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि इकोनॉमिक अलायंस कैसे बन सकता है, क्या डी डॉलराइजेशन हो सकता है? देखिए डी डॉलराइजेशन की कोशिश है। हिंदुस्तान भी जो है अब डॉलर में पेमेंट्स नहीं कर रहा है, रुपए हिंदुस्तान के एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदुस्तान ने क्या किया है, आरबीआई ने जो है सोना खरीदा विश्व के बाजार में, और उसे इंटरनेशनली हिंदुस्तान के बाहर जो है उन्होंने स्टैक करके रखा, जिसमें से अभी 214 करोड़ बिलियन डॉलर करीब वापस आया है, टन सोना, 214 टन सोना हिंदुस्तान में वापस आया। तो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, जो रुपए नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास भी हिंदुस्तान के रुपए का बहुत बड़ा भंडार है, वो भी नहीं लेना चाहता। सऊदी अरेबिया रुपए लेने को तैयार नहीं, वो अपने करेंसी में लेना चाहेगा या और कोई इंटरनेशनली जो एक्सचेंजेबल करेंसी उनको लेना चाहेगा। तो हिंदुस्तान ने क्या किया है, अब डॉलर की जगह जो है तमाम मुल्कों को जो ट्रेड पेमेंट्स जो है वो सोने में कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है। तो गोल्ड में करने से एक तो ये है कि इंटरनेशनली गोल्ड के जो दाम है वो डॉलर का अगर रुपए वैल्यू के हिसाब से पैरिटी में देखें तो कहीं कम पड़ता है, एक तो वो फायदा होता है। दूसरा जो है कि वर्ल्ड उसमें जिस तरह से डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, उसमें ब्रिक्स भी इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया के भी मैंने भी जिक्र किया था। सऊदी अरेबिया भी अब डॉलर पे ट्रेडिंग उन्होंने भी अपना खत्म कर दिया, तो पेट्रो डॉलर जो है वो खत्म होने पर आ रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि खत्म हो चुका है, पर उन्होंने एक डिसीजन लिया। तो ये इस तरह से जो इकोनॉमिक एक अलायंस करेंगे, पर उसके बाद एक चीज आती है, जब आपके पास स्ट्रेटेजिक पावर नहीं होता है तो उसको सस्टेन करना आसान काम नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक पावर और मॉनेटरी पावर, करेंसी का पावर जब एक साथ होता है तब जाकर जो है ये फायदा होता है। हम ये देख रहे हैं, हम जब से हमने ब्रिक्स बनाया है, हमारे रुपए का वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले रोज कम होता चला जा रहा है। और जब से अभी फेडरल रिजर्व ने
इंटरेस्ट रेट घटाया है, डॉलर के वैल्यू बढ़ता जा रहा है, रुपए और लगातार घटता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है इकोनॉमिक वॉर अगर ब्रिक्स के हिसाब से लें तो उस तरह से अमेरिका के खिलाफ करने में भी कामयाब नहीं है, या ब्रिक्स कामयाब अभी नहीं है। वो कब कामयाब होगा वो देखने की चीजें, कोशिश है ये करने की। अब हम आगे देखते हैं, कई और मुल्क भी अब जुड़ गए हैं उसमें, कई 24 मुल्क का भी जो ब्रिक्स का लास्ट मीटिंग हुआ था उसमें थे। पर वो जरूरी नहीं है कि सब साथ रहें आगे भी। सारी चीजें जो है कैसे कैसे चीजें इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्रीली और बाकी जो चीजें हैं इसको मिलके अगर फायदा होगा तभी ब्रिक्स आगे बढ़ेगा। अभी ब्रिक्स जो है इन्फेंसी में है, छोटा बच्चा है। हमने बात शुरू ईरान से और सऊदी अरब से, और उसके बाद हमने इसको बहुत कुछ फैला दिया और हमारा समय खत्म हो रहा है। मैं और आखिरी जो बात है 1-2 मिनट में, हमारा वो बहुत ज्यादा हो गया, फिरोज भाई से करके हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। फिरोज, मेरा इतना ही बोलना है ब्रिक्स को लेकर कि ब्रिक्स नॉन अलाइंड मूवमेंट का नया स्वरूप है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और जब नॉन अलाइंड मूवमेंट बना था तो स्वाभाविक बात थी कि रूस और चीन अंदर नहीं थे, मगर ब्रिक्स में रूस और चीन एक साथ भी अभी आ चुके हैं, क्योंकि वो टाइम पे डिवीजन था रूस और चाइना में, मगर रूस और चीन भी अब हमारे साथ है। तो अभी, और जब ब्रिक्स बना तब इंडिया और चाइना का भी ज्यादा लुक वेस्ट वाला एजेंडा था, चाइना का भी स्वाभाविक था, इंडिया का भी स्वाभाविक था। मगर पिछले 10-15 सालों में जो परिस्थिति बदली है, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद, और चाइना का जो टारगेटिंग लगातार अभी अमेरिका के साथ हो रहा है, इंडिया पे भी टारगेटिंग वेस्ट का हो रहा है बिकॉज ऑफ अपोजिशन ऑन रशिया। सैंक्शंस की भी बात हुई कि कुछ कंपनीज को टारगेट करेंगे। तो डॉलर का जो वेपनाइजेशन हुआ है, पुतिन लगातार बोलता रहा कि हम लोग डॉलर का तो इस्तेमाल कर रहे थे, हम तो नेटो में भी आना चाहते थे, यूरोपियन यूनियन के साथ भी टाइप आते, आपने हमको धक्का मारा है। तो ये जो डॉलर का वेपनाइजेशन हुआ है वो भी अमेरिका के खिलाफ गया है, ठीक है। तो अभी जो सॉवरेन ब्रिक्स यूनिट करेंसी को वक्त लगेगा, मगर जो भी सॉवरेन ट्रेडिंग हो रहा है हमारे करेंसीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उससे भी अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिशा सही है। और अभी जो फिलिस्तीन के कारण रशिया ने तो काम करके बता दिया, क्योंकि रशिया अकेला नहीं लड़ रहा है, और भी फोर्सेस है रशिया के साथ ऑन द फील्ड। तो एक मिलिट्री अलायंस तो भी तैयार हो रहा है, और यही किस्म का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वो भी एक मिलिट्री अलायंस है। और ये पूरा कॉम्बिनेशन, आज रशिया ईरान साथ में है, कभी सोच नहीं सकते थे रशिया और ईरान का साथ में आना। वो 2015 में कासिम सुलेमानी में कारण हुआ। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्तर पे ब्रिक्स और जो एक मिलिट्री आदान प्रदान हो रहा है ऑन द फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेपन टेक्नोलॉजी, वो भी हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। नेटो अपनी जगह पे हार चुका है यूक्रेन में, और अमेरिका और इसराइल हार चुका है लेबनान और गाजा में। तो ये सब बैलेंस, वैसे भी अमेरिका ने कोई बड़े देश को तो कभी हराया नहीं, छोटे मोटे गरीब देशों को उसने अटैक किया, वो भी सक्सेस नहीं कर पाए। तो ये ऑन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, ये सब अभी ग्लोबल मेजोरिटी की तरफ, ग्लोबल साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ ये पूरा चेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर अभी बदल रहा है। बस इतना ही कहूंगा। वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री, वी आर लिविंग इन हिस्ट्री। ये 100 साल के बाद एक मौका मिला है कि जहाँ वेस्टर्न हेजिमनी, और वेस्ट को बोलना भी मुश्किल काम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान भी वेस्टर्न पार्ट है, मिडिल ईस्ट भी बोलना गलत है क्योंकि वो ब्रिटेन का दिया हुआ टर्म है। इंडोनेशिया को वो लोग फारिस बोलते हैं, भाई इसके लिए क्या फार है, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट वी हैव ओन टर्मिनोलॉजी, ओन पॉलिटिकल लैंग्वेज, जो अभी ये सब चीजें डेवलप हो रही है दुनिया में। और आई थिंक वी आर ऑन द विनिंग साइड, एंड लिबरेशन फॉर पैलेस्टाइन इज नॉट फार अवे, लिबरेशन फॉर द वर्ल्ड इज नॉट फार अवे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत समय निकाला। और हम जो है वो बहुत जल्द इस तरह के किसी और इश्यू पर भी प्रोफेसर शिवाजी संसार साहब और फिरोज बिटिबोर वाला साहब से बात करेंगे। धन्यवाद।